हेलो। भाई क्लास लाइव हो गई है तो यस सर लिख दीजिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों क्लास लाइव हो गई है तो यस सर लिख दीजिए। हाँ पीयूष। सर क्लास तो लाइव हो गया, लेकिन ये वो कह रहे क्या ना, हाँ। ईमेल आईडी उनका चाहिए, विमल जी का और सीमा मैम का फोन। भाई अब लाइव हो गई है ना, ठीक है। क्लास स्टार्ट की लेकिन लाइव ही नहीं हुई थी यार। घबराने की क्या बात है जब साथ में है दिलबर। मेरे प्यारे बच्चों, आइए पढ़ाना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिश करिए एक बार सोल्व करने की, फिर मैं समझाऊंगा। पहले खुद से कोशिश करिए। ये देखिए कि ये रियल नंबर है ना, सॉरी, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज नहीं दे रखा प्राइस में, एक्चुअल इंक्रीज डिक्रीज है। तो सोल्व करने की कोशिश करिए खुद से। आइए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से। कहता है चीनी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि चीनी का जो ओल्ड प्राइस है वो है x रुपए पर किलोग्राम, समझाने के लिए। और कह रहा है जो नया प्राइस हो गया उसका बेटे, वो 2 रुपए घट गया, x माइनस 2 रुपए पर किलोग्राम हो गया। देखिए अभी हमने कल तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उन सब में एक खास बात ये थी कि परसेंटेज ग्रोथ थी, वो इतने प्रतिशत बढ़ गए, इतने प्रतिशत घट गए। यहां ऐसा नहीं है।
तो कहता है एक आदमी 16 रुपए में 4 किलो चीजें ज्यादा खरीद रहा है। तो 16 रुपए में एक्स रुपए पर किलोग्राम के भाव से इतनी चीज खरीद रहा था। अब कहता है जी रेट घट गया तो 16 रुपए में ज्यादा चीजें खरीद रहा है। कितनी चीजें ज्यादा खरीद रहा है जी? तो सवाल में कह रहा है जी 4 किलो चीज फालतू खरीद रहा है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी बनी इक्वेशन। क्या बनी जी? इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को सही से समझने की कोशिश करें आप, तो आप देखेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहां बचा 1। एलसीएम आया जी x माइनस 2 इंटू एक्स। यहां 4 x माइनस 2 से भाग दिया x को 4 से गुना किया 4x। x से इसको भाग दिया x माइनस 2 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 4x और माइनस माइनस बाहर वाला हो जाएगा +2। 4 दूनी 8। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे देखिए कि भाई x को इससे भाग दिया x माइनस 2, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना x माइनस 2, तो 4x माइनस 8। लेकिन बाहर साइन किसका? माइनस का, तो ये हो जाएगा -4x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। हाँ है ना? इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। इससे ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई? कैंसिल आउट। अब जरा गौर से देखिएगा, इसको इधर गुना करेंगे, x को x से किया x किया x, या इसको ऐसे रहने दीजिए x माइनस 2 इंटू एक्स और इधर 8। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें आपस में गुना करें तो आंसर 8 है। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें आपस में गुना करें तो आंसर 8 है और उनका डिफरेंस हो 2। क्या ले भाई? 8 के टुकड़े करो, या तो 8 एकम 8 तो डिफरेंस 7 हो गया, या 4 दूनी 8। तो क्या करिए कि x की वैल्यू 4 ले लीजिए। 4 में से 2 गया 2, तो 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। इसका अंदर ओल्ड प्राइस जो था वो था 4 रुपीज पर किलोग्राम। ये तो है मेरे बच्चे देसी तरीका। एक बार इसे समझो, फिर विदेशी से बताएंगे बेटे। दूसरा तरीका क्या है मेरे बेटे? उस बात पे चर्चा करते हैं। दूसरा तरीका यह है मेरे बेटे कि आप इतना सब कुछ मत करिए, आप ऑप्शन से सवाल को सोल्व करिए, क्योंकि आखिरी में आपको ऑप्शन ही जिताएगा इन सवालों में। कैसे? 16 बटे एक्स माइनस 2 माइनस 16 बटे एक्स बराबर है 4। अब एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है मेरे बेटे जो 4 लेके आ जाए आंसर। अब ये नहीं कि पहला ही ऑप्शन 4 है तो सर इसलिए आप 4 ले रहे हो, नहीं, मैं कह रहा हूं पहला मत लो आप 4, यहां से उठा लो, 12 उठा लो। तो देखो 16 में से 12 में से 2 गया, कितना बचा? 10। 16 बटे 10 आंसर ही आया 1.6। तो 1.6 से कुछ घटा के 4 थोड़ी ला सकते हो यार, बच्चों वाली बात है। आप 9 ले लो, तो 9 में से 2 गया 7। 16 बटे 7 करोगे तो आंसर आएगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग चीज से घटा के 4 थोड़ी आना है भाई। अगर इसमें से कुछ घटा के 4 लाना है तो ये वाली चीज तो एटलीस्ट 4 से बड़ी आनी चाहिए, तभी तो सेटिंग बैठेगी मामले में। अरे हाँ है ना? तो भैया 4 से बड़ी लानी है तो 16 को किससे भाग दिया जाए? 4 से छोटी वैल्यू से। तो 7 लें, 7 में 2 गया 5, 5 से तो नहीं बननी बात, 4 लेते हैं। 16, 4 में 2 गया 2, तो आंसर आया जी 8। 16 एक्स की वैल्यू 4, 4 चौक 16, 4, 8 में 4 गया 4, दैट इज योर आंसर।
सेट हो गया मामला। कोई ना जी, इस सवाल को देखिए। कहता है अंडे के दामों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण, मान लेते हैं यार अंडे का जो ओल्ड प्राइस है वो है मेरे भैया एक्स रुपए पर डजन। अब न्यू प्राइस की जब बात कर रहे हैं भैया जी, तो सवाल में बोले हैं कि 50 पैसे रेट घट गया, प्रति दर्जन रेट हो गया। तो कहता है एक आदमी 66 रुपए में एक दर्जन अंडे ज्यादा खरीदता है। एक आदमी 66 रुपए में, यानी पहले 66 रुपए में एक्स रुपए के भाव से इतने अंडे आते थे, अब कहता है जी 66 रुपए में एक्स माइनस 0.5 रुपए के भाव से इतने दर्जन अंडे आएंगे। तो अब जो अंडे आ रहे हैं वो पहले से कह रहा है जी एक दर्जन फालतू है, और रेट ध्यान रखना पर डजन। देखिए यार डिटेल तो सोल्व कर ही सकते हैं, इसमें तो कहां दिक्कत है, लेकिन एक तरीका है ऑप्शन से जाने का। पहला ऑप्शन उठा लीजिए, मान लेते 4 सही है। अगर 4 सही है तो देखिए यार 4 में से 0.5 गया 3.5, तो 66/3.5 करोगे और यहां करोगे 66/4। देखो क्या डिफरेंस एक आ रहा है, क्या डिफरेंस एक आ रहा है मेरे बच्चे। तो आंसर होगा सर नहीं आ रहा। आप कहें जी क्यों नहीं आ रहा, तो मेरे बेटे इसलिए कि जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो आप इस बात को जानोगे कि जब भी किसी फ्रैक्शन के अपोन में 2 या 5 या 2 की कुछ पावर या 5 की कुछ पावर हो, तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। अब ये बातें नंबर सिस्टम की है, जब पढ़ोगे तब जान लोगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, यानी ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाता है, कुछ पॉइंटों के बाद जो रुक जाता है। और किसी भी फ्रैक्शन में 2 या 5 के अलावा बाकी कुछ भी आएगा, 7 आए 6 आए कुछ भी आए 2 5 के अलावा, तो वहां हमेशा ही आंसर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो देखिए हर जगह घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। यहां अपोन में 4 है, 4 का मतलब 2⁻², यानी यहां टर्मिनेटिंग डेसिमल आंसर आएगा। यहां पॉइंट हटा भी देंगे तो ऊपर ले जाएंगे 10 आएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, अपोन में 7 आ गया, 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में से टर्मिनेटिंग हटाएंगे तो आंसर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, जबकि यहां एक कंप्लीट आंसर 1, इसलिए गलत है। हो सकता है मेरी बात बहुत कम बच्चों को समझ आई हो, जितनों को भी समझ आई हो वही जिंदा रह ले। दूसरा ऑप्शन 6 लेते हैं, तो 66, 6 में से 0.5 गया भैया 5.5 माइनस 66/6। क्या दोनों ही 2 और 5 के अलावा है, इसलिए चलेगी बात। पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे, ऊपर 10 आएगा, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12।
और 11 जा 66, तो 12 में से 1 गया, 11 गया 1. दैट इज योर आंसर. इट इज सेटिस्फाइड माय डियर स्टूडेंट, इट इज सेटिस्फाइड. करें जी सवाल को. देखिए भैया जी, हम आपको दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को बताएंगे. कहे कि श्रीमान गिरधर अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च करते हैं. मान लेते हैं श्रीमान गिरधर की इनकम है 100 यूनिट. श्रीमान गिरधर की इनकम है 100 यूनिट. इसका 50% खर्चा वो हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर देते हैं. हाउस होल्ड आइटम पे खर्च करते थे. बाकी का 50% यानी रिमेनिंग, भाई 100 का 50% यहां खर्च हो गया तो बाकी 50% यानी 100 का 50% मतलब 50 रुपए बच गया, 50 यूनिट बच गया. अब कहता है जो बाकी बच गया उसका 50% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है. इसी पैसे का 50% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है. इसी पैसे का ही 25% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर देता है. और इसी पैसे का ही 10% वो स्पोर्ट्स पे खर्च कर देता है. हाँ है ना मेरे बच्चे. तो कुल मिला के रिमेनिंग का 50 और 25 75 और 10 85% खर्च कर दिया रिमेनिंग का. तो मेरे प्यारे बच्चों रिमेनिंग कितना था, उसका 50% यहाँ, 25% यहाँ, 10% यहाँ, यानी रिमेनिंग का 85% खर्च कर चुके हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग का बचा है कितना, 15% ही बचा होगा भाई. सीधी सी बात है, रिमेनिंग जो वैल्यू थी उसका 85% खर्च कर चुके हो, 85% खर्च कर चुके हो, तो बचाए कितना हो भैया, 15%. हाँ है ना. तो रिमेनिंग वैल्यू क्या है, 50.
इसके 15% बचत किए हो, इतना बचत किए हो आप, जबकि सवाल में कहें टोटल 900 रुपए का बचत किए। तो 15 यूनिट भैया जी 900 रुपए, एक यूनिट का वैल्यू 900, ये समझते हैं ना। 50 दूनी 100, 15/2, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बटे 15/2, 2 प्लेट के ऊपर। तो एक यूनिट की वैल्यू 120 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 120 रुपए, तो उसकी इनकम कितनी थी? 100 यूनिट। तो 100 गुना 120, तो उत्तर आएगा 12,000। यानी उसकी जो इनकम है वो 12,000। एक तो तरीका है मेरे बच्चे ये, फिर इसे दूसरे तरीके से भी बताता हूं। देखिए यार दोस्तों, इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से करना हो तो कैसे? बहुत ही आसान है, बस आपको ऐसे मान लेना है कि उसकी कुछ कुल मिला के जो इनकम है वो एक्स रुपए है। अगर उसकी इनकम एक्स है तो क्वेश्चन की पहली लाइन में कह रहा है 50% ऑफ हिज मंथली इनकम इज स्पेंट ऑन हाउस होल्ड आइटम। कहता है उसकी जो मंथली इनकम है उसका 50% हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर दिया। 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी 2 का एक भाग उसने हाउस होल्ड पे खर्च कर दिया। तो बचा कितना? 1/2। यानी हाउस होल्ड आइटम पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचा, उसके पास वो इतना पैसा बचा। इतना पैसा मेरे प्यारे बच्चों उसके पास बचा। अब कह रहे जी जो पैसा उसके पास बचा उसका 50% ट्रांसपोर्ट पे, 25% एजुकेशन पे और 10% स्पोर्ट्स पे खर्च कर दिया। तो बचे हुए का 85% उसने पैसा खर्च कर दिया। तो बचे हुए का 85% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 15%। तो इतना पैसा उसके पास बचा था, तो बचे हुए का भी 15% उसने बचा लिया। भाई ऐसे देखो, हाउस होल्ड आइटम पे खर्च करने का इतना पैसा बचा था, अब बचे हुए का 50% उसने ट्रांसपोर्ट पे, 25% एंटरटेनमेंट पे और 10% स्पोर्ट्स पे, यानी बचे हुए का 85% खर्च कर दिया। तो बचे हुए का 85% खर्च कर दिया, तो बचे हुए का बचाया कितना? 15%, यानी इतना। और ये है 900 रुपए। 15×6 = 90, 960, तो गुना करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 12,000। दैट इज योर आंसर।
हम भेज दो। अभी लाइव है भाई क्लास, बीच में फिर रुक गई थी, बच्चे बता रहे थे क्लास रुक गई, इसलिए मैं बैठ गया साइड में। कोई नहीं, इस क्वेश्चन को करिए। आज दिक्कत क्या आ रही है, बार बार क्यों रुक रही क्लास? चलिए पढ़िए, देखिए मेरे बच्चे। कह रहा है मिस्टर मोर अपनी 20% आय भोजन पे खर्च करता है, यानी मिस्टर मोर की इनकम अगर 100 यूनिट है, इसके ऑप्शन ये वाले 45, अगर इसकी इनकम 100 यूनिट है तो क्वेश्चन में कह रहा है 20% इनकम भोजन पे खर्च करता है, फूड पे 20% खर्च करता है, 15% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है, यानी 100 का ही 15% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है, तो फूड और एजुकेशन पे कुल मिला के 35% खर्चा कर देता है। और कहता है अब जो बच गया रिमेनिंग, तो रिमेनिंग बचा कितना मेरे बच्चे? 65%। तो 100 का 65%, 65 यूनिट बचा। तो कहता है जो बच गया, यानी 65 यूनिट जो बच गया है, इसका कहता है बचे हुए का 40% मनोरंजन, एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, 40%। 30% मेडिकल पे खर्च करता है, और बाकी बचा हुआ बचा लेता है। तो बच्चे एक बात समझ के देखिए कि भाई बचे हुए का 40 और 30 70% खर्च कर दिया, तो बचे हुए का अगर 70% खर्चा कर दिया है तो बचे हुए का बचाया कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चों बचे हुए का बचाया कितना है? 30%। भाई बचे हुए का 70% खर्च हो गया, तो बचे हुए का बचाया कितना? 30%। तो इसका मतलब बचा हुआ हिस्सा था 65, तो 65 का 30% उसने बचा लिया, और ये बचत है 8775 इंग्लिश वाली 75। तो सोल्व करोगे, मतलब इतनी यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 8775 को, तो सोल्व करोगे भैया एक यूनिट की वैल्यू, तो 8775 बटे 65 गुना 30 बटे वाला 100 पलट के ऊपर, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी, इंटू 100 करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इंटू 100 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक तो तरीका है ये। देखिए यार दोस्तों, अगर हमें डिटेल करना हो तो हम ऐसे कर लें कि मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल इनकम है एक्स यूनिट, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसकी इनकम है एक्स। अगर इसकी इनकम एक्स है तो क्वेश्चन में कह रहा है 35% इनकम इसने फूड और एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दी। तो मेरे प्यारे बच्चों 35% की फ्रैक्शन, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 35 हो गया 7/20, यानी अगर उसकी इनकम 20 है तो उसमें से 7 तो उसने खर्च कर दिया कहां पे? फूड और एंटरटेनमेंट पे, तो बचा कितना? 30। तो इतना पैसा अब उसके पास बच गया, इतना पैसा मेरे बच्चों उसके पास बच गया, हाँ है ना? अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। इतना पैसा मेरे प्यारे बच्चों अभी उसके पास बचा हुआ है, हाँ है ना? अब कहता है कि बचे हुए का 40% एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, 30% मेडिकल पे खर्च कर दिया, तो कुल मिला के 70% बचे हुए का उसने खर्च कर दिया। बचे हुए का 70% मेरे प्यारे बच्चों उसने खर्च कर दिया, तो बचे हुए का 70% खर्च कर दिया, तो बचे हुए का बचा कितना? 30%, और 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी ये बचा हुआ हिस्सा है, इसका 3/10 हिस्सा उसके पास बच गया, हाँ है ना? और ये बचत है मेरे बेटे 8775। सोल्व करोगे यू विल गेट x इक्वल्स टू 45,000।
बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है भैया जी। अभी बता रहा हूँ भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेन डायग्राम की अब जब हम चर्चा करने लग रहे हैं, स्पेलिंग नहीं बता दी मुझे। देखिए यार, हमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं उतरना है। वेन डायग्राम होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक स्कूल है, स्कूल है। ये पूरा जो वेन मतलब ये कि रेक्टेंगल जो दिखाया गया है, ये पूरे स्कूल के बच्चों को डिनोट कर रहा है। अब इसमें कहता है जी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। यानी ये वाले बच्चे हो गए सर वो जो क्रिकेट खेलते हैं। सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। ये वो वाले बच्चे हैं जी जो हॉकी खेलते हैं। ये येलो वाला क्रिकेट खेलने वाले बच्चे, ये रेड वाले हॉकी खेलने वाले बच्चे, और ये रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक है टोटल स्टूडेंट। अब यहां से सारी चीजें समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भैया ये बताइए ये कौन से बच्चे हैं, ये वाले कौन से बच्चे हैं, तो आपका आंसर होगा ये वो बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। यानी ये वाला ग्रुप ऐसा है जो क्रिकेट हॉकी दोनों खेलता है। क्लियर है? क्रिकेट हॉकी दोनों खेलता है। ऐसे ही भैया जी, अगर हम आपको कहें ये वाला ग्रुप बताइए जी कौन सा है, तो आप कहेंगे जी ये वो ग्रुप है जो केवल हॉकी खेलता है। केवल हॉकी खेलता है। केवल हॉकी का मतलब आप समझते हैं, ओनली हॉकी। ये वो वाला ग्रुप है जो केवल हॉकी खेलता है। ये ओनली हॉकी वाला है।
ओनली हॉकी का मतलब वो बच्चे जो दूसरा गेम नहीं खेलते, केवल एक ही गेम खेलते हैं। ये वाले, ये वो बच्चे हैं जो दोनों चीजें करते हैं बहुत। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये उन बच्चों का है जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। ये वो वाले बच्चे हैं जो ओनली क्रिकेट वाले हैं। ये मेरे बच्चे ओनली क्रिकेट, ये बॉथ, और ये केवल हॉकी। अब बात ये है कि सर अगर ये कहानियां हैं तो आप ये बताओ सर कि ये वाली कहानी कौन सी फिर ये किस चीज को डिनोट कर रहा है सर? ये किस चीज को डिनोट कर रहा है व्हाइट वाला जो बार बार? तो आप कहेंगे कि सर ये वो वाला है जो ना क्रिकेट खेलता है ना हॉकी। ये वाला जो ग्रुप है, ना इधर क्रिकेट नॉर हॉकी। यानी ये वो वाला ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों जो ना तो क्रिकेट खेलता है ना ही हॉकी खेलता है। हाँ है ना? बस इतनी सी कहानी है वेन डायग्राम की, और तुम्हें मुझको बतलानी है। ठीक है जी। ये वाला वो वाला हिस्सा है जो कुछ नहीं खेलते। ये वाला यहां से यहां वाला, ये केवल हॉकी का, ये दोनों का, ये केवल क्रिकेट का। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बैठाते हैं चर्चा में हिस्सा। करिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी के। एक 60 बच्चों की क्लास है और कहता है जी उसके अंदर 40% बच्चे केवल हिंदी बोलते हैं, 25% बच्चे केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो मेरे बच्चे, केवल हिंदी का, भाई ये वाला अगर कॉलम हिंदी का है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये सारा जो कॉलम है ना ये हिंदी का, ये सारे बच्चे हिंदी के। लेकिन केवल हिंदी का मतलब वो बच्चे जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, दूसरी भाषा नहीं, वो ये वाले होंगे। समझे? तो कह रहा है जी 40% केवल हिंदी बोलते हैं, इसका मतलब 40% ये वाले बच्चे होंगे, ये वाले। कह रहा है 25% स्टूडेंट केवल इंग्लिश बोलते हैं,
तो ये इंग्लिश का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा ग्रीन वाला सर्कल तो है इंग्लिश का, लेकिन केवल इंग्लिश का ये वाला 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जी जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, ये वाले। और कहता है जी बाकी जितने भी छात्र बच गए वो सारे के सारे ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। तो मेरे बच्चे 100% टोटल भाषा होती है, 100 में से 40 और 25 65% घटा दो तो 35% बचा। यानी 35% बच्चे ऐसे हैं मेरे बेटे, 35% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। 35% मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि उसने कहा था कि बाकी बच्चे दोनों बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे सवाल में ये पूछ लेता कि भाई मुझे वो बताओ जो इंग्लिश बोलते हैं, तो आप कहते हैं देखो सर, ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं? 25%। ओनली इंग्लिश वाले हैं सर 25%। और इंग्लिश हिंदी दोनों बोलने वाले कितने हैं सर? 35%। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि 60% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। केवल इंग्लिश अलग बात है, इंग्लिश अलग बात है। ऐसे ही मैं पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों हिंदी बोलने वाले कितने बच्चे हैं, तो हिंदी की बात करें तो केवल हिंदी कितने बोलते हैं जी? 40%। और हिंदी इंग्लिश दोनों कितने बोलते हैं? 40 और 35, 75%। तो आंसर आया 75%। यानी मेरे प्यारे बच्चों 75% बच्चा हिंदी बोलता है और 60% बच्चा इंग्लिश बोलता है। लेकिन वो तो ये पूछ ही नहीं रहा कि इंग्लिश कितने बोल रहे हैं, कितने परसेंट बोल रहे हैं। वो कह रहा है ये बताओ इंग्लिश नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बोल रहे हैं। तो भाई टोटल बच्चे कितने थे? 60। तो टोटल बच्चे 60 थे, तो 60 का 60% बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। यानी 36 बच्चे बोल रहे हैं जी इंग्लिश। और अगर हिंदी की बात होती तो 60 का 75% बोलते भैया, 45%। है ना? यानी 45 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं और 36 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। करिए मेरे प्यारे बच्चों, करिए जी।
कह रहा भैया जी एक परीक्षा है, उसमें 65% बच्चे बच्चे कह रहा तो बच्चे गणित में पास हुए हैं। कह रहा है जी 65% बच्चे गणित में पास हुए, मैथ में है बहबू 65%। और 48% बच्चे फिजिक्स में पास हुए। 48% बच्चे फिजिक्स में पास हुए। और मेरे प्यारे बच्चों 30% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए। तो बेटे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि केवल मैथ में कितने पास है, तो 65 में से 30 घटाए 35%। और मेरे बच्चे केवल फिजिक्स में कितने बच्चे पास है, 48 में से 30 गए 18%। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए केवल फिजिक्स 18%, केवल मैथ 35%, मैथ फिजिक्स बोथ 30%, तो यार टोटल बच्चे कितने में वो निकालते हैं। तो भाई केवल मैथ में कितने बच्चे पास हो रहे, 35%। केवल फिजिक्स में कितने बच्चे पास हो रहे हैं जी, 18%। और दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं जी, 30%। तो जोड़ेंगे तो 8 5 13, 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 83%। यानी 83% स्टूडेंट ऐसा है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है। भाई पास होने के लिए दो सब्जेक्ट है, या तो कोई एक में पास हो सकता है या फिर दोनों में पास हो सकता है। यानी पास होने वाले जो भी बच्चे थे वो सारे 83% में शामिल है। पास होने वाले मेरे बच्चे जो भी बच्चे थे वो सारे के सारे 83% में शामिल है। तो टोटल 100% बच्चे थे, उसमें से 83% तो बच्चा किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ ही है। तो बाकी 17% बच्चे ऐसे जो पास ही नहीं हुए, किसी में भी पास नहीं हुए, मतलब दोनों में फेल हुए। यानी 17% स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चे ऐसे जो दोनों सब्जेक्टों में फेल हुए। ये मेरा सही उत्तर है, हाँ है ना। पढ़िए जी। भारी रुख। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा कह रहा जी, गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय। 60% घर ऐसे हैं जिनके पास जी एक गाय है। और बाकी 60% घर ऐसे हैं जी जिनके पास गाय है। ठीक है जी। 60% ऑफ द फैमिली हैज काउ, जिनके पास गाय है। और 30% घर ऐसे हैं जी जिनके पास भैंस है।
30% घर ऐसे हैं बाबू जिनके पास भैंस है, और 15% घर ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनके पास गाय भैंस दोनों। 15% घर ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? टोटल परिवार है 96। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैं अगर आपसे ये पूछ लूं, यहां पे पूछ बैठो कि भाई केवल गाय कितनों के पास है, तो 60 में से 15 के पास तो दोनों है, तो बचे कितने? 45% के पास केवल गाय है। केवल भैंस कितनों के पास है, तो भैंस है 30% में से 15 ही हटा दे, तो केवल भैंस कितनों के पास है जी? 15% के पास है। हाँ है ना? मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो जी। ठीक है जी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई ऐसे कितने घर हैं जिनके पास केवल एक जानवर, केवल एक गाय? तो आप कहोगे 45% घर ऐसे हैं। ऐसे कितने घर हैं जिनके पास केवल एक भैंस है? आप कहोगे जी 15% घर ऐसे हैं। ऐसे कितने घर हैं जी जिनके पास गाय और भैंस दोनों है? आप कहोगे जी 15%। तो भाई टोटल घर कितने हुए? 45, 15, 60 और 15, 75%। यानी 75% घर ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई जानवर है, चाहे अकेली गाय हो, चाहे अकेली भैंस हो, या गाय भैंस दोनों। टोटल 75% घर है मेरे बेटे। तो 100 में से मेरे शेरों, तो मेरे बच्चों 75% घर ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ गाय जहां भैंस है, तो बाकी कितने बच गए जी? 25%। तो बाकी 25% घर वो होंगे, बाकी 25% घर मेरे प्यारे बच्चों वो होंगे जिनके पास ना गाय होगी ना भैंस, क्योंकि गाय भैंस वाले यहां आ लिए सारे। यानी 25% घर ऐसे हैं जिनके पास गाय भैंस कुछ भी नहीं है। तो टोटल घर कितने हैं जी? 96। तो 96 घर है मेरे बेटे, इसके 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4 आएगा 24। यानी 24 घर ऐसे हैं मेरे बेटे जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है, ना गाय है ना भैंस है, ना गाय है ना भैंस। 24 घर ऐसे। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? पढ़िए मेरे बच्चे, सोच समझ के करिएगा।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में पास हुए, गणित में फेल हुए। 10% छात्र दूसरे किसी सब्जेक्ट में लटक गए। कह रहा जी 35% छात्र मैथ में फेल हो रहे हैं, 25% बच्चे इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, और बाबू मेरे 10% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। तो मेरे बेटे केवल मैथ में 25%, बहुत सुंदर, केवल इंग्लिश में 15%। मैं बाप से दो ही सवाल पूछूंगा कि भाई पहले उन बच्चों की संख्या बताओ जो केवल मैथ में पास ना, केवल मैथ में फेल है, तो आप कहेंगे 25%। अब मेरे बच्चे उन बच्चों की संख्या बताओ जो केवल इंग्लिश में फेल है जी, 15%, सॉरी माफ करिए 15%। अब उन बच्चों की संख्या बताइए जो मैथ इंग्लिश दोनों में फेल है, 10%। तो जोड़ेंगे तो 25 15 40 और 10 50%। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 50%। हाँ है ना? यानी 50% बच्चा ऐसा है, चाहे वो एक सब्जेक्ट में फेल है मैथ में, या केवल इंग्लिश में फेल हो, या मैथ इंग्लिश दोनों फेल। यानी फेल होने वाले जो जो बच्चे हो सकते हैं शामिल, वो सारे 50% में आ गए। तो 100% में से मेरे प्यारे बच्चों बाकी 50% हटा दें, तो बचे कितने? 50%। यानी बाकी 50% बच्चे कौन से होंगे? जो पास हुए होंगे दोनों सब्जेक्ट में। और यही कह रहा है कितने छात्र ऐसे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए? तो आंसर होगा जी 50%। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को।
कहता है इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ, 50% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, 25% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन हिंदी। देखिए भैया कहानी हो गई गड़बड़। यहाँ 3 गोला, एक गोला, दूसरा गोला भैया जी कहाँ है वह, तो देखिए भैया जी 3 गोला है। सवाल में बोला है कि एक परीक्षा में 20% छात्र मैथ में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 25% छात्र हिंदी में फेल हुए भैया जी। ठीक है, 20, 15, 25। यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, मैथ और इंग्लिश में 5% बच्चे फेल हुए, 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए, और 2% छात्र ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्टों में फेल हुए। 2% छात्र मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्टों में फेल हुए। तो कहता है पास हुए बच्चों की संख्या ज्ञात करें। तो आप ऐसे देखिए यार, बहुत ही आसान है। ये बताओ, ये वाला पूरा गोला जो है, ये वाला जो गोला है, ये पूरा गोला है जी कितना, 15%। तो 15 में से भैया जी ये 2% हटा दें तो ये कितना आएगा, 13%। ये पूरा गोला है 10%, इसमें से 2% हटा देते कितना आएगा जी, 8%। ये पूरा 5% है, 5 में से 2 घटाएं तो ये कितना आएगा, 3%। हाँ है ना, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का जी, बात आ रही समझ में? ठीक है। अब मेरे बच्चों ये बताइए केवल मैथ में कितने फेल है? तो 3 और 2 5, 5 और 13 18, यानी 18 बच्चे ऐसे हैं जो बाकी सब्जेक्टों में फेल है, और 20 बच्चे मैथ में। तो 20 में से 18 हटा दें तो बाकी 2% बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल है। 8 और 2 10 और 3 13% बच्चे ऐसे हैं मेरे बच्चे, 8 2 10 और 3 13% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश के अलावा बाकियों में फेल है। इंग्लिश में 15 है, तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हैं, 2%। यहां देखें 13 और 2 15, 15 और 23, 25 में 23 गया, 2% बच्चे ऐसे हैं मेरे बच्चे जो केवल हिंदी में फेल है। हाँ है ना। अब मैं आपसे कहूं उन बच्चों की संख्या ज्ञात करें जो केवल एक में फेल है। तो केवल मैथ में कितने बच्चे फेल हैं जी, 2%। केवल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हैं जी, 2%। केवल हिंदी में कितने बच्चे फेल हैं जी, 2%। अब वो बताइए जो मैथ और हिंदी दोनों में है, केवल केवल मैथ और हिंदी में। तो ये मैथ है, ये हिंदी है, तो 13% बच्चे ऐसे जो मैथ हिंदी में फेल है केवल। अब वो बताइए जो मैथ और इंग्लिश में फेल है केवल। तो मैथ और इंग्लिश में 3% छात्र है भैया। अब वो बताइए जो मैथ इंग्लिश और हिंदी में फेल है। तो इंग्लिश और हिंदी में भैया केवल इंग्लिश हिंदी में 8% फेल है। अब मेरे बच्चे वो बच्चे बताइए जो मैथ प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी तीनों में फेल है। तो आप कहेंगे वो है जी 2%। अब भैया जोड़ लीजिए सबको। तो 8 2 10, 10 3 13, 13 और 13 26, 26 और 2 28, 2 30, 2 32, यानी 32% बच्चा ऐसा है मेरे बच्चे जो फेल है। चाहे वो एक सब्जेक्ट में फेल है तब भी शामिल कर लिया, 2 सब्जेक्ट में फेल है तब भी शामिल है, तीनों में फेल है तब भी शामिल है। तो मेरे प्यारे बच्चों 100% में से अगर 32% हटा दें तो बाकी कितना बच गया, 68%। यानी 68% बच्चा ऐसा है जो किसी में भी फेल नहीं। किसी में भी फेल नहीं है का मतलब सभी में पास है। किसी में भी फेल नहीं है का मतलब सभी में पास है। यानी मेरे प्यारे बच्चों 68% बच्चा ऐसा है जो सभी में पास है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। करिए जी।
आइए मेरे बच्चे, कहता है इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ। एक परीक्षा में 40% बच्चे गणित में फेल हुए। आइए जी, कह रहा है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, मैथ में 40%, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। कह रहा है 25% छात्र गणित व इंग्लिश में, मैथ गणित व इंग्लिश में 25% छात्र, 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में, इंग्लिश व हिंदी में 15% छात्र, और भैया 22% छात्र हिंदी व गणित में, हिंदी व गणित में 22% छात्र, और 13% छात्र तीनों में। अब ध्यान दीजिए, 22 में से 13 गया 9%, और 25 में से 13 गया 12%। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 13 12 25, 25 और 9 34, 40 में से 34 गया 6%, 30 है, 9 और 13 22, अच्छा 15 में से 13 गया 2%, तो 13 2 15, 15 और 9 24, ये आया 6%। यहाँ 13 12 25 और 2, 25 और 2 हो गया जी 27, 50 में 27 गया, ये आया 23%। अब भाई उन बच्चों की संख्या जो केवल मैथ में फेल थे 6%, केवल इंग्लिश में फेल थे 23%, केवल हिंदी में फेल थे 6%। अब उन बच्चों की संख्या जो मैथ और हिंदी दोनों में फेल थे केवल, तो मैथ और हिंदी में, केवल मैथ और हिंदी में थे 9%, हाँ है ना। अब उन बच्चों की संख्या जो मैथ और इंग्लिश में फेल थे केवल, तो आंसर होगा जी 12%। उन बच्चों की संख्या जो केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल थे 2%, हिंदी में फेल थे 2%, इंग्लिश और हिंदी में फेल थे 2%। और उन बच्चों की संख्या जो तीनों में फेल थे, यानी मैथ प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी, ये बच्चे हैं जी 13%। सोल्व करेंगे तो 6 3 9, 9 और 6 15, 15 और 9, 15 और 9 24, 24 और 2 26, 26 2 28, 28 और 3 31, हासिल 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 71%। यानी 71% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है, चाहे एक में है, चाहे दो में है, या फिर तीनों में। तो मेरे बच्चे 100% में से 71% किसी न किसी में फेल है, तो बाकी कितना बच गया 29%। तो 29% बच्चा ऐसा होगा जो किसी में भी फेल नहीं, किसी में भी फेल नहीं मतलब तीनों में पास, बस आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।